4 अक्टूबर 1996 कीनिया का शहर नैरोबी क्रिकेट स्टेडियम में वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंकन टीम मौजूद है। उस दौर की श्रीलंकन टीम क्या भला थी, ये भी आपको इंट्रो के तौर पर थोड़ा सा बता ही देता हूँ। इससे चंद माह पहले श्रीलंकन टीम वर्ल्ड कप 1996 में बड़ी बड़ी टीमों को नाकों चलने चबवा चुकी थी। इंडिया और इंग्लैंड जैसी टीमों को व्हाइट वॉश कर चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हरा चुकी थी। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इतनी बड़ी और खतरनाक श्रीलंकन टीम के सामने कोई बड़ा और नामवर प्लेयर नहीं था, बल्कि आज इतने बड़े ध्येयों के सामने क्रीज पर सिर्फ एक 16 साल लड़का खड़ा था। इस लड़के के पास कोई ज्यादा तजुर्बा भी नहीं था, बल्कि ये लड़का नेशनल टीम की तरफ से पहली बार किसी ओडीआई मैच में बैटिंग करने जा रहा था, और वो भी श्रीलंका जैसी बड़ी टीम के खिलाफ। इस लड़के के हाथ में सचिन तेंदुलकर का बैट था, लेकिन वो इंडियन नहीं था। इस लड़के ने क्रिकेट में पंजाब और पंजाबियों की गिरफ्त को कमजोर कर दिया, लेकिन वो पंजाबी भी नहीं था। इस लड़के की वजह से अफगानिस्तान में क्रिकेट परवान चढ़ी, लेकिन वो तो अफगानी भी नहीं था। इस लड़के का नाम इसकी टीम के 10 प्लेयर्स और गिने चुने चंद लोगों के अलावा कोई नहीं जानता। ये लड़का पहली गेंद को रोक देता है और दूसरी गेंद पे छक्का लगा देता है, और फिर तो ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। एक के बाद दूसरा छक्का, और सिर्फ 18 गेंदों पर 50 स्कोर कर देता है। बल्कि इसके बाद तो ये रफ्तार और भी तेज हो जाती है, और सिर्फ 37 गेंदों पर यह लड़का बोर्ड पर सेंचुरी लगा देता है। फिर आउट होने के बाद ये लड़का पवेलियन की तरफ जाता है। एक प्लेयर इससे कहता है कि ए लड़के मुबारक हो। यह लड़का हैरानगी से पूछता है कि किस बात की मुबारकबाद। वो प्लेयर जवाब देता है कि तुमने क्रिकेट की दुनिया में वो कर दिया जो इससे पहले क्रिकेट की तारीख में कभी नहीं हुआ। तुमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है, क्रिकेट की तारीख में तेज तरीन सेंचुरी मुकम्मल करने का रिकॉर्ड। यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन, लिहाजा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये इस लड़के का फर्स्ट इंप्रेशन ही था। तो आखिर कौन था यह लड़का जिसके खानदान में क्रिकेट का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन वो तो क्रिकेटर था। जिसके हाथ में सचिन तेंदुलकर का बैट था, लेकिन वो इंडियन नहीं था। जो अफगान क्रिकेटर्स के लिए इंस्पिरेशन बन गया, लेकिन वो अफगानी भी नहीं था, बल्कि इन दोनों ममालिक का पड़ोसी पाकिस्तानी था। वो शाहिद खान आफरीदी था। आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। पहली गेंद पर छक्का के पत्तों की तरह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। ये है पाकिस्तानी सूबे खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इलाकों का एक छोटा सा नक्शा, और ये है इन्हीं कबायली इलाकों में खैबर एजेंसी। इसी खैबर एजेंसी में यहीं कहीं एक खूबसूरत सी वादी है जिसे तीरा वैली कहते हैं, वादी तीरा। और ये है वो जन्नत नज़ीर खूबसूरती की मिसाल, सरसब्ज पहाड़ों में घिरी उस तीरा वैली की तस्वीर। इसी तीरा वैली में 1 मार्च 1980 के दिन दोपहर के करीब 2 बजे शाहिद अफरीदी की पैदाइश होती है। नाम रखा जाता है साहिबजादा मोहम्मद शाहिद खान अफरीदी। इतना बड़ा नाम सुनकर कंफ्यूज मत होना, ये पूरे गांव का नाम नहीं, बल्कि एक ही बंदे का नाम है। शाहिद अफरीदी की यह तारीख पैदाइश जर्नलिस्ट कैसर सगीर ने अपनी किताब में लिखी है, जबकि कई सोर्सेज के मुताबिक लाला की तारीख पैदाइश 1975 या 1977 है। शाहिद अफरीदी ने अपनी किताब गेम चेंजर में लिखा कि बाय द टाइम आई स्टार्टेड वॉकिंग सम टाइम इन द अर्ली 1980s, के मतलब मैंने 1980 की दहाई की शुरुआत में ही चलना शुरू कर दिया था। जबकि दूसरी जगह लिखते हैं कि मेरी तारीख पैदाइश 1975 है, और उस दौरे के दौरान मेरी उम्र 19 साल थी, 16 साल नहीं। जबकि यहाँ लाला की बातों में गैप जरूर है, वो ये कि वो अपनी किताब में एक जगह लिखते हैं कि उसने 1980 की दहाई के शुरुआती सालों में ही चलना शुरू किया था, यानी 1981 से 1984 के दरमियान। और दूसरी जगह वो लिखते हैं कि उनकी तारीख पैदाइश 1975 है। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या लाला ने 8-9 साल की उम्र में चलना शुरू किया था। लेकिन बहरहाल हम ये फैसला आप पर छोड़ते हैं कि आप किस रेफरेंस को बेटर मानते हैं। जबकि क्रिकेट पर सबसे मोतबर किताब जो पूरी दुनिया में ऑथेंटिक मानी जाती है, द विजडन बुक ऑफ क्रिकेट रिकॉर्ड्स में अफरीदी की तारीख पैदाइश 1980 ही दर्ज है। लेकिन खैर, अफरीदी की तारीख पैदाइश जो भी हो, शाहिद अफरीदी अपने बाप की प्लेइंग 11 में से 5वें नंबर के बच्चे हैं। शाहिद अफरीदी के पैदाइश के 1-2 साल बाद ही शाहिद अफरीदी अपने खानदान के साथ कराची मुंतकिल हो गए। शाहिद अफरीदी के बाप का ये फैसला पूरे खानदान के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कराची कबायली इलाकों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उस वक्त कराची में क्रिकेट उरूज पर थी। 1980s की दहाई में कराची की गलियों, सड़कों और खाली प्लाटों में दिन रात क्रिकेट खेली जाती है। खास तौर पर नाजिमाबाद, लालू खेत, फेडरल बी एरिया, अजीजाबाद, सदर, क्लिफ्टन और डिफेंस में क्रिकेट हर मोहल्ले का हिस्सा थी। टेप बॉल क्रिकेट का उरूज था। वैसे भी कराची को टेप बॉल क्रिकेट की जाए पैदाइश भी कहा जाता है। हर मोहल्ले की अपनी टीम होती है,
मैच सिर्फ खेल तक महदूद नहीं था बल्कि इज्जत का मसला बन जाते थे। बाज़ टूर्नामेंट्स में छोटे मोटे इनामात और ट्रॉफियां भी दी जाती जिससे मुकाबला और भी सख्त हो जाता और हर मोहल्ले में कोई ना कोई मियादाद या इमरान खान बनने का ख्वाब देख रहा होता। और इन्हीं ख्वाब देखने वालों में से एक था नन्हा शाहिद अफरीदी, जो 5-6 साल की उम्र में ही कराची की गलियों में क्रिकेट खेलना शुरू कर चुका था और क्रिकेट में इमरान खान को अपना आइडियल मानता था। उसे बचपन से सिर्फ क्रिकेट का शौक था। उसे किताबें पढ़ने या पढ़ाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो डॉक्टर, वकील या इंजीनियर बनने का ख्वाब भी नहीं देखता था। उसका तो सिर्फ एक ही ख्वाब था, पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम। लेकिन जिस शख्स ने शाहिद अफरीदी के इस फैसले में मुखालफत की वो थे शाहिद अफरीदी के बाप फजलुर रहमान अफरीदी साहब। वो क्रिकेट को बतौर कैरियर लेने के हक में नहीं थे। उन्होंने वही किया जो उस दौर में कबायली इलाकों में जिंदगी गुजारने वाला कोई भी खानदान करता। फजलुर रहमान अफरीदी साहब शाहिद अफरीदी को अपने बिजनेस में लाना चाहते थे, जहाँ पे डॉक्टर या इंजीनियर जैसी किसी नौकरी पर लगाना चाहते थे, लेकिन शाहिद ये नहीं चाहता था। इसीलिए पढ़ाई ना करने की वजह से और क्रिकेट खेलने की वजह से शाहिद अफरीदी को बचपन में बाप से मारपीट भी सहना पड़ी, लेकिन शाहिद पर इस मारपीट का कोई असर नहीं होता। आज बाप की तरफ से मार पड़ी और कल फिर से शायद मोहल्ले की क्रिकेट टीम में शामिल हो जाता। पढ़ाई ना करने की वजह से शाहिद को कई बार स्कूल से भी निकाला गया, लेकिन जब शाहिद को किसी एक स्कूल से निकाला जाता तो वो दूसरे स्कूल में पहुंच जाता और फिर इसी तरह करते करते एक बार शाहिद के भाई ने उसका एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा दिया। इस स्कूल में पहुंचने के बाद शाहिद अफरीदी की तो जैसे लॉटरी लग गई। इस स्कूल में पढ़ाई तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन क्रिकेट बाकी स्कूलों से बहुत बेटर थी। शाहिद अफरीदी स्कूल की क्रिकेट टीम में शामिल हो गया और यहीं से क्रिकेट अफरीदी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई। जूं वो स्कूल और क्लब की क्रिकेट में बेहतर होता गया, नाकामी का डर खत्म होता गया, इरादे मजीद मजबूत होते गए और फिर इसी दौरान पाकिस्तान इमरान खान की कप्तानी में 1992 का वर्ल्ड कप जीत जाता है। इमरान खान जो इससे पहले अफरीदी का हीरो था, अब तो सुपर हीरो बन गया। वो भी इमरान खान की तरह बनने के ख्वाब देखने लगा। वो हर रोज सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर अपने जहन में पूरे मैच का तस्वुर करता। वो खुद को बड़े स्टेडियम में खेलते हुए देखता, हुजूम की दाद सुनता और छक्के लगाते हुए देखता। वो खुद को नया इमरान खान समझता। वो ख्वाब तो बड़े बड़े देख रहा था, लेकिन इन ख्वाबों को अचीव करना बहुत मुश्किल था। ये अफरीदी के लिए मुश्किल वक्त था। खानदान की कंडीशन भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी और खानदान के अक्सर अफराद क्रिकेट के मामले में अफरीदी की कोई ज्यादा मदद भी नहीं करते थे। वो कभी अपने बड़े भाई से पैसे मांगता तो कभी अपने बाप की जेब से क्रिकेट की जरूरियात पूरी करता। अफरीदी अपनी किताब में खुद लिखते हैं कि ये उनकी जिंदगी का मुश्किल दौर था। बाप की तरफ से क्रिकेट छोड़ने और मारपीट के बावजूद सिर्फ एक ही चीज ने अफरीदी को हिम्मत दी और वो थी क्रिकेट। यही जुनून ही था जो अफरीदी को एक गुमनाम लड़के से शोहरत की बुलंदियों तक ले जाने वाला था। जब रात को सारे घर वाले सो जाते, अफरीदी खामोशी से घर से निकलता और कराची के मशहूर लाइट टेप बॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेता। यानी उसकी जिंदगी का सर्कल कुछ इस तरह घूम रहा था कि वो रात को मैच खेलता, सुबह तकरीबन 4 बजे घर वापस आता, चंद घंटे आराम करता, 7 बजे स्कूल के लिए उठता और फिर दिन में स्कूल से छुट्टी के बाद दोबारा क्रिकेट खेलता। इस दौरान शायद अंडर 16 और अंडर 19 के टूर्नामेंट बाकायदगी से खेल रहा था और उसकी कारकर्दगी भी अच्छी थी। वो टीम के क्रिकेट सर्किट में 7वें या 8वें नंबर पर बैटिंग करता, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छे खासे रन बना लेता। लेकिन उसकी असल महारत उसकी बैटिंग में नहीं बल्कि बॉलिंग में थी। कोच समझ गए कि ये लड़का अच्छा बैट्समैन तो नहीं, लेकिन अच्छा बॉलर जरूर है। सिर्फ कोच ही धोखा नहीं खा रहे थे, शायद अफरीदी भी खुद को बैट्समैन नहीं बल्कि बॉलर ही समझता था और इसी बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से शायद अफरीदी का नाम वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए पाकिस्तान की अंडर 19 टीम में आ गया। बारबाडोस में लाला ने 3 मैचों में 22 विकेटें ली। मैदान में अफरीदी के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। पाकिस्तान ने 2 मैच जीते, 2 हारे और 5 ड्रा हुए और फिर एक ऐसा सूरज तलू हुआ जो क्रिकेट तारीख को हमेशा के लिए बदल गया और शाहिद अफरीदी की जिंदगी को एक नए रास्ते पे डाल गया। सुबह का सूरज तलू होता है, शाहिद अफरीदी मैच के लिए तैयार हो रहे होते हैं कि इसी दौरान फोन की घंटी बजती है। अफरीदी कॉल उठाते हैं तो दूसरी तरफ लाइन पर हारून रशीद होते हैं जो उस वक्त पाकिस्तान की इस अंडर 19 टीम के हेड कोच थे। वो शाहिद अफरीदी को अपने कमरे में बुलाते हैं और फोन कट हो जाता है। शाहिद अफरीदी जल्दी में जैसे खड़े थे उसी तरह भागते हुए हारून रशीद के कमरे में पहुंचते हैं। वहां तो एक अलग ही डेवलपमेंट हो रही थी। हारून रशीद शाहिद अफरीदी से कहते हैं कि मुबारक हो, तुम्हें पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है। ये अल्फाज सुनने के बाद शाहिद अफरीदी तो जैसे पत्थर के स्टैचू बन गए और उनके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकला, क्या? ये खबर सुनने के बाद शाहिद अफरीदी की क्या फीलिंग्स थी उसी की ज़बानी सुन लेते हैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली हो मेरे पाँव से। तो मैं यूं ही ब्रश करते करते मैंने, जी हारून भाई
शायद यहाँ आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर वहाँ कीनिया में पाकिस्तानी टीम में ऐसी क्या तब्दीली हुई कि इतनी इमरजेंसी में शाहिद अफरीदी को नेशनल टीम में बुलाया गया। सुबह हुआ ये कि पाकिस्तानी टीम 3 मुल्कों की ओडीआई सीरीज खेलने के लिए कीनिया में मौजूद थी। सीरीज के दौरान पाकिस्तानी टीम के लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद इंजर्ड हो गए। अब उनके मुतबादल के तौर पर टीम में एक लेग स्पिनर की जरूरत थी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि उस वक्त तक शाहिद अफरीदी एक लेग स्पिनर के तौर पर अच्छी शोहरत हासिल कर चुके थे और वेस्ट इंडीज के दौरे के दौरान उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी रही थी। सो इसी वजह से शाहिद अफरीदी को मुश्ताक अहमद के मुतबादल के तौर पर इमरजेंसी में टीम में बुलाया गया। शाहिद अफरीदी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो लेजेंडरी प्लेयर वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमामुल हक, जिन्हें वो बचपन से देख रहा है, जिनकी तरह बनने का ख्वाब देखता है, वो उनके साथ ड्रेसिंग रूम में बैठेगा, उनके साथ स्टेडियम में खेलेगा। ये लाला के ख्वाब की ताबीर थी और फिर लाला एक लंबे सफर पर रवाना हो गए पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करने के लिए कीनिया की तरफ। शाहिद अफरीदी कीनिया पहुंचा। वसीम अकरम और वकार यूनुस ने उसे नेट प्रैक्टिस में बॉलिंग कराना शुरू की है ताकि लड़के की बैटिंग को भी चेक किया जाए कि क्या इसमें कोई पोटेंशियल है भी या फिर नहीं। लेकिन शाहिद अफरीदी तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इन दोनों लेजेंडरी प्लेयर को एक के बाद दूसरी शॉट्स लगाता। वो जितनी तेज बॉलिंग करते शाहिद अफरीदी उतनी जोर से मारता और शाहिद अफरीदी में बैटिंग स्किल्स को जिस शख्स ने सबसे पहले पहचाना वो थे वसीम अकरम। लेकिन वसीम अकरम को किसी फैमिली मैटर की वजह से सीरीज अधूरी छोड़कर पाकिस्तान वापस लौटना पड़ा। उन्होंने कीनिया छोड़ने से पहले टीम सईद अनवर के हवाले की और उसे ये भी कहा कि शाहिद अफरीदी को बैटिंग का मौका दिया जाए क्योंकि लड़के में पोटेंशियल है। लेकिन ये बात जिसके लिए सबसे ज्यादा हैरान कुन और परेशान कौन थी वो थे शाहिद अफरीदी, क्योंकि उसे तो टीम में बतौर बॉलर लाया गया था और शायद कीनिया तो उस वक्त कोई बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन श्रीलंका जैसी बड़ी टीम के खिलाफ बैटिंग करने से उसके कैरियर के साथ बाय बाय टाटा गुड बाय गया। शाहिद अफरीदी पहली बार वनडे में उतरा, यानी उसने वनडे में डेब्यू किया कीनिया के खिलाफ। इसमें शाहिद अफरीदी ने बॉलिंग में 1 विकेट हासिल की, लेकिन शाहिद को बैटिंग नहीं दी गई। पाकिस्तान का दूसरा मैच श्रीलंका के खिलाफ था और मैच से 1 दिन पहले शाहिद को ये भी बता दिया गया कि कल तुम श्रीलंका के खिलाफ ओपनिंग करोगे। ये लाला के लिए गैर यकीनी सूरत हाल थी। श्रीलंका की बॉलिंग लाइन में जय सूर्या, मुरलीधरन और धर्म सिन्हा जैसे बड़े बड़े नाम थे। शाहिद अफरीदी कहते हैं कि उस रात में चैन से सो नहीं सका था, लेकिन जैसे ही कुछ पल के लिए नींद आई मैंने ख्वाब में देखा कि मैं श्रीलंकन बॉलर्स की पिटाई कर रहा हूँ, बड़े बड़े नामवर प्लेयर्स को एक के बाद दूसरा छक्का लगा रहा हूँ। इस मैच में सईद अनवर और सलीम इलाही ने इनिंग्स का आगाज किया। दोनों ने अच्छा आगाज किया, लेकिन 60 रन तक पहुंचे तो सलीम इलाही आउट हो गए और शाहिद अफरीदी को तीसरे नंबर पर क्रीज पर उतार दिया गया। याद है हमने आपको बताया था कि इस इनिंग्स के दौरान शाहिद अफरीदी के हाथ में सचिन तेंदुलकर का बैट था। अब इसके पीछे की कहानी कुछ यूं थी कि सचिन तेंदुलकर ने अपना ये बैट वकार यूनुस को दिया था कि इसी तरह का एक बैट सियालकोट से बनवा कर दें, क्योंकि सियालकोट आपको पता है खेलों की मैन्युफैक्चरिंग दुनिया का हब अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन शाहिद अफरीदी के क्रीज पर उतरने से पहले वकार यूनुस ने यही बैट लाला को पकड़ा दिया था। शाहिद अफरीदी अपनी किताब में खुद लिखते हैं कि मैंने पहली बॉल रोकी और दूसरी पर छक्का लगा दिया। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। पश्तो में एक कहावत है कि शिकार जितना बड़ा होगा खाना उतना ही लजीज बनेगा, और इस मैदान में लाला ने भी यही किया। बड़े बड़े बॉलर्स को शिकार किया और लाला को तो ये भी ख्याल ना रहा कि उनके दूसरी तरफ सईद अनवर भी खड़े हैं, उनका ही कुछ एहतराम कर लो, उन्हें भी थोड़ी बैटिंग कर लेने दूं। लेकिन नहीं, लाला ने 37 गेंदों पर सेंचुरी और 40 गेंदों पर 102 रन बना डाले और इन 37 गेंदों में भी 13 गेंदें खाली गई थी, यानी इन पर कोई रन नहीं बने थे। 102 रन के बाद अफरीदी ड्रेसिंग रूम में वापस आता है तो रमीज राजा बताते हैं कि पार्टनर मुबारक हो, तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अफरीदी हैरत से पूछते हैं कि कैसा रिकॉर्ड। रमीज राजा जवाब देते हैं कि वनडे क्रिकेट की तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले तुम सबसे कम उम्र खिलाड़ी हो। यहाँ अफरीदी के साथ बैड न्यूज ये हुई कि ये मैच पाकिस्तान में लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ था। पाकिस्तान में उस वक्त रात का समा था और सारे लोग सो रहे थे। पाकिस्तानियों को तो तब मालूम हुआ जब सुबह होने के बाद न्यूज़पेपर में खबर आई कि पाकिस्तान के एक गुमनाम से लड़के ने वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका टीम के खिलाफ तेज तरीन सेंचुरी बना डाली है। कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हजारों लोग एयरपोर्ट पर किसी को वेलकम करने के लिए मौजूद हैं, जिनके हाथों में फूल हैं, तबले हैं और जो नाच नाच कर किसी को खुश आमदीद कह रहे हैं। ये सारे लोग सिर्फ एक गुमनाम से उस लड़के को देखना चाहते थे जो श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ तेज तरीन सेंचुरी बना चुका था, यानी साहिबजादा शाहिद खान अफरीदी। अफरीदी जैसे ही सामने आता है जो लोग अफरीदी को कंधों पर उठा लेते हैं और शानदार इस्तकबाल करते हैं। अफरीदी की कहानी अभी जारी है, ये तो सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन था, थोड़ा इंतजार।